मेरे प्यारे बच्चों, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ते हैं साना साना हाथ जोड़ी। देखिए बेटा, साना साना हाथ जोड़ी ये मधु कांकरिया द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता, वहाँ के दृश्यों को बहुत ही बारीकी से उकेरा है। यहाँ इस पाठ की यानी कि साना साना हाथ जोड़ी इसके हम प्रश्न उत्तर करेंगे, दीर्घोत्तरात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए बेटा, साना साना हाथ जोड़ी इसका अर्थ क्या है। एक नेपाली जो युवती है उसको देखा लेखिका ने, उसने जो बोला वहां से लेखिका को उन उसके शब्दों से लेखिका को इस पाठ का शीर्षक लिया, साना साना हाथ जोड़ी, जिसका अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। ये नेपाली बच्ची है, युवती है, जो जिसके हाथ छोटे छोटे, अपने छोटे छोटे हाथों से हाथों को जोड़कर प्रार्थना कर रही है। तो यही लेखिका को इसका उपयुक्त शीर्षक लग। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर करते हैं हम। पहला प्रश्न स्क्रीन पे हमारे सामने है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। सिक्किमी युवक ने कटाव के बारे में लेखिका को क्या बताया है। इसका उत्तर है, सिक्किमी नवयुवक ने कटाव के बारे में लेखिका को बताया कि प्रदूषण के चलते यहाँ स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां बर्फ पक्का मिल जाएगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगेंगे और जल्दी से आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि इनको बहुत ही सरल तरीके से आपके लिए तैयार किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही आप लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। यदि पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सिक्किम के अधिकतर युवकों की जीविका का साधन क्या है। दूसरा प्रश्न है, सिक्किम के अधिकतर लोगों की जीविका का क्या साधन है, यानी कि धन उपार्जन किस तरीके से करते हैं। तो देखिए बेटा, सिक्किम में अधिकतर लोग चाय के बागानों में काम करते हैं। वहां लोग सड़क निर्माण के कार्य में मजदूरी करके भी अपना जीवन यापन करते हैं। सिक्किम में खाने के लिए लोग आलू और धान की खेती करते हैं। इन्हीं सब कार्यों से सिक्किम के अधिकतर लोगों की जीविका चलती है। ठीक है, क्या क्या है अभी हमने देखा कि वो सड़क बनाते हैं, चाय के बागानों में काम करते हैं, आलू और धान की खेती करते हैं, और इन सब कामों से उनकी जीविका चलती है। चलिए अगला देखते हैं। गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पाठ का। क्यों कहा गया है गंगटोक को, यानी कि जो सिक्किम का शहर है, प्रसिद्ध शहर है गंगटोक, उसको मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। तो देखिए बेटा, गंगटोक एक पहाड़ी स्थल है, पहाड़ी जीवन कठिन होता है। यहाँ के लोग कड़ी मेहनत करते हैं और अपने ही काम में मस्त रहते हैं। यहाँ के लोग अपनी सहायता के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। इसीलिए लेखिका ने गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा है। ठीक है, लगाना आसान। तो चलिए आगे बढ़े। कटाओ को भारत का स्विट्जरलैंड, या फिर इस तरह आ सकता है कि कटाओ के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। कटाओ को भारत का स्विट्जरलैंड क्यों कहा गया है, अथवा कटाओ के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर है, कटाओ प्रकृति की वादियों के बीच एक बहुत ही सुंदर स्थान है। ये स्थान अभी तक कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, लेकिन यहाँ के दृश्य स्विट्जरलैंड से भी अधिक खूबसूरत हैं। बर्फ गिरने पर यहाँ दृश्य और भी अधिक खूबसूरत हो जाते हैं। इसीलिए कटाओ को भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया।
चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके आप सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? तो देखिए बेटा, इसका उत्तर होगा कि जब जितेन नार्गी कौन था? लेखिका का गाइड था। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र के बारे में बताया कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तब लेखिका ने उस चक्र को देखते हुए तब लेखिका उस चक्र को देखते हुए सोचने लगती है कि पूरे भारत में ऐसे विश्वास पाए जाते हैं। पूरे भारत में पाप और पुण्य संबंधी सब मान्यताएं एक जैसी, चाहे उत्तर में जा लो, दक्षिण में जा लो, पूर्व में जा लो, पश्चिम में जा लो, विश्वास अंधविश्वास पाप पुण्य जैसी जो मान्यताएं हैं सब जगह सुनने को मिल जाती है। इसलिए लेखिका को भारत की आत्मा एक जैसी दिखाई दी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुटिया में घूमने वाले धर्म चक्र के बारे में गंतोक के निवासियों की क्या मान्यता है? जो धर्म चक्र एक कुटिया में था, उसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसी मान्यता थी। तो उसके बारे में वहां के निवासियों की क्या मान्यता है, हमें ये बताना है। इसका उत्तर होगा बेटा कि कुटिया में घूमने वाले धर्म चक्र के बारे में गंतोक के निवासियों की ये मान्यता है कि इस चक्र को घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। कुटिया में लगे धर्म चक्र की मान्यता भी भारत की दूसरी मान्यताओं की तरह ही है। धर्म चक्र को देखकर लेखिका को लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास और पाप पुण्य की अवधारणाएं भारत के बाकी स्थानों जैसी दिखाई पड़ती हैं। देखिए बेटा, घुमा फिरा के प्रश्न दिया, जो पहला था उसी तरह का है ये, आपको बस थोड़ा सा समझना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पे है। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? सम्मोहित मतलब उसके मन, लेखिका पूरी तरह से उसमें रम गई थी। किसमें? गंतोक शहर की रोशनी में, उसकी सुंदरता में। इसका उत्तर होगा बेटा, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका के मन में सम्मोहन उत्पन्न कर रहा था। गंतोक की सुंदरता ने लेखिका पर ऐसा जादू कर दिया था कि वह उसे देखती ही रह गई। उसके आसपास सब कुछ ठहर सा गया था। उसके आसपास वह अंतर मन में एक शून्य सा समा गया था, यानी कि लेखिका को सौंदर्य के अलावा कुछ दिखाई सुनाई दे ही नहीं रहा था। इतना सम्मोहन था गंतोक शहर का। आगे है, जितेन नार्गे ने गुरु नानक देव जी से संबंधित किस प्रसंग का उल्लेख प्रस्तुत पाठ में किया है? गुरु नानक देव जी का वर्णन भी, जिक्र भी इस पाठ में आया है, साना साना हाथ जोड़ी में। तो क्या बताया था जितेन नार्गे ने? देखते हैं। जितेन नार्गू गुरु नानक देव जी से संबंधित एक स्थान का वर्णन करते हुए बताता है, क्या बताता है कि यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक जी के फुटप्रिंट है। फुटप्रिंट यानी कि पैरों के निशान। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। गुरु नानक जिस स्थान पर बैठ के खाना खा रहे थे, उनकी थाली से चावल थोड़े से बाहर, चावल के दाने थोड़े से बाहर गिर गए। यानी कि यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह पर चावल छिटक कर गिरे थे वहां अब चावल की खेती होती है। ठीक है, ये किसने बताया? जितेन नार्गे ने बताया गुरु नानक जी के विषय में लेखिका को। चलिए अगला देखते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के माध्यम से लेखिका क्या दर्शाना चाहती है? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के माध्यम से लेखिका यह दर्शाना चाहती है कि पहाड़ों पर रहने वाले लोगों का जीवन बहुत अधिक कठिन होता है। लेखिका पाठ में हिमालय और उसकी सुंदर घाटियों का वर्णन करती है
और साथ ही वहाँ पर रहने वाले लोगों के जीवन के संघर्ष का भी वर्णन करती है। लेखिका कभी प्रकृति प्रेमी, विद्वान और कभी संत के समान हो जाती है। कभी लेखिका बन जाती है, कभी प्रकृति प्रेमी बन जाती है, कभी विद्वान विदुषी बन जाती है और कभी संत के समान हो जाती है वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर। और वहाँ के लोगों के जीवन की कठिनाइयों का वर्णन भी लेखिका करती है। अगला है, पाठ में दिखाई देने वाली रंगीन पताकाएं कब लगाई जाती है। तो देखिए बेटा, एक समय ऐसा होता है जब श्वेत पताका लगाई जाती हैं और कभी लगाई जाती है रंगीन पताका। ये श्वेत और रंगीन का क्या मतलब है हमें ये बताना है। तो घाटी में दिखाई देने वाली रंगीन पताकाएं तब लगाई जाती हैं जब किसी कार्य का शुभारंभ किया जाता है। इस समय घाटी के लोग बहुत खुश होते हैं, यानी कि जो शुभ कार्य होता है, शुभ अवसर होता है, उस पर रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। और जब शोक का समय होता है, कुछ किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है, तब श्वेत पताकाएं लगाई जाती हैं, 108 पताकाएं। उन पताकाओं को उतारा नहीं जाता बेटा, वो समय के अनुसार मौसम की मार से अपने आप गर्मी, सर्दी, आंधी, तूफान, बारिश से अपने आप वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार से की है। प्रश्न नंबर 11 पर आ गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आया हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा। प्रकृति ने जल संचय क्या होता है, इकट्ठा करना, एकत्रित करने का अनूठा ही तरीका अपनाया है। प्रकृति कैसे करती है जल का संचय, जल को इकट्ठा। सर्दियों में वह बर्फ के रूप में जल इकट्ठा करती है। सर्दियों में क्या करती है, पानी को बर्फ के रूप में जमा देती है। और गर्मियों में जब लोगों को पानी के लिए तरसता देखती है तो यही बर्फ पिघलकर जलधारा के रूप में बन जाता है। तो गर्मी में क्या हो जाता है, बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाता है, पानी की धारा नदियों के रूप में हमारे पास आती है, जिससे लोगों की प्यास बुझती है। लोग इसी जल से अपनी दैनिक आवश्यकता भी पूरी करते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये इस पाठ के साना हाथ जोड़ी पाठ के दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न थे। उम्मीद करती हूँ सभी को ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगे और आप इनको अच्छे से याद करेंगे और लिखेंगे। अगली क्लास में इस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। तब तक आप बने रहेगा उर्मिला यादव हिंदी क्लासेज पर। आपका एक बार फिर से स्वागत है।